जी तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.7 जिसमें देखें वो क्या कह रहा है गिवन द सिस्टम इन फिगर 1 यानी कि ये जो फिगर 1 में आपको सिस्टम गिवन है मैकेनिकल सिस्टम आप वैसे ही जानते हैं ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है सेकंड चैप्टर में। वो कह रहा है कि फाइंड करें जे एंड डी की वैल्यू टू यील्ड यानी कि ताकि वो ये ओवरशूट 20% तक का गेन कर सकें। ठीक है जी। तो बच्चों देखो ओवरशूट परसेंटेज में दिया गया है। तो अगर मैं सिंपल ओवरशूट निकालना चाहूँ तो आपको पता है सिंपल क्या होता है। सिंपल ये 20% है ना, यानी कि परसेंटेज ओवरशूट आपके पास कितना है 20%। अगर आप सिंपल बात करते हो सिंपल ओवरशूट तो बस आप 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल ओवरशूट। यानी कि अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखूँ यहाँ पे तो सिंपल ओवरशूट आपके पास किसके बराबर होगा 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि परसेंटेज नहीं परसेंटेज वाला ओवरशूट नहीं, सिंपल ओवरशूट जो होगा वो बराबर होगा 0 से क्या 0.2 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्यों कर रहे हैं ये आपको बाद में समझ मिल जाएगी। आगे सेटलिंग टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है, देखो बच्चों सेटलिंग टाइम TS इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है जी। वो कहता है फॉर अ स्टेप इनपुट ऑफ टॉर्क। ठीक है जी, यानी कि स्टेप इनपुट दी जाती है टॉर्क को। ये आपके लिए अभी ना इतना मुश्किल नहीं होगा, जब मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना आपको इजी लगेगा। देखें अब ये हमें शेप दी गई है बच्चों, इसमें से हमने जे और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के जो वैल्यूज़ हैं वो जे और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी, लेकिन उससे पहले हम पता है क्या करेंगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड इसकी इक्वेशन को तैयार करेंगे जो गेन की फॉर्म में होती है। आपको याद होगा हमने ये चैप्टर 2 में किया हुआ है, चैप्टर 2 के लास्ट में। ठीक है, यानी कि लास्ट नहीं सेंट्रल कह लो, सेंटर में। तो सबसे पहले हम बाय इंस्पेक्शन इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखिए थीटा के क्रॉस कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। अब यहाँ पे थीटा सिर्फ थीटा है, थीटा यानी कि एक ही बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, या तो एक से ज़्यादा बॉडी एग्जिस्ट कर रही होती फिर हम क्या करते हैं यानी कि थीटा एक और लाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही थीटा है यानी कि कोई और एंगल जनरेट करते। ये मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे थीटा एक ही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी एग्जिस्ट करती है जिसके साथ है डैम्पर लगा हुआ है एक साइड पे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो सिंपल इसकी इक्वेशन आ जाएगी। देखें किस तरह से आपको पता है, बाहर हम लिखते होते हैं थीटा इंटू एस, ऐसे लिखते हैं ना, याद है ना आपको, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना होता है। ये बाय इंस्पेक्शन लिख रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता ये कैसे इक्वेशन आ रही है वो जाके हमारा चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन समझ के देखें हैं मैकेनिकल सिस्टम के। बाय इंस्पेक्शन ये इक्वेशन लिखी जा रही है। तो देखो थीटा ऑफ एस इंटू आ जाएगा। अब थीटा के घेरे में कौन कौन सी चीज़ है, यानी कि थीटा के साथ कौन कौन सी आ रही है। एक तो देखो बच्चों यार मैं आपको वैसे भी थोड़ा कंसेप्ट दे ही देता हूँ। देखो जब मैं इस बॉडी को घुमाता हूँ, यानी ये यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है। टार्क अप्लाई करना मतलब कि बॉडी को रोटेट करना एंगुलर डायरेक्शन में। एंगुलर डायरेक्शन भी आपको वो दे रहा है। देखें इस तरह से जब मैं बॉडी को ऐसे घुमाऊंगा, अगर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ और इस साइड पे डैम्पर, डैम्पर भी क्या करता है जो मूवमेंट होती है उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग पहले ऐसे टाइट हो जाएगा। ठीक है, जो ही मैं टार्क यानी कि देखो टार्क अप्लाई करना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अप्लाइड टार्क को हमने इक्वल टू किस साइड पे लिखना है, यानी कि राइट हैंड साइड पे बाय इंस्पेक्शन मेथड में। तो देखो जो ही मैं टार्क लगाना छोड़ूंगा स्प्रिंग क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, यानी कि उसको रेजिस्ट करेगा, उल्टी डायरेक्शन में स्प्रिंग घूमेगा और बॉडी को भी घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही होगा, डैम्पर भी ऐसा ही काम करेगा। और आपको याद होगा कि हमारे पास जो यानी कि एक इनर्शिया की इक्वेशन आती है, इनर्शिया की इक्वेशन ये होती है कि जे डबल डेरिवेटिव ऑफ, सारे यार मुझे याद कराने पा रहे हैं लेकिन ज़रूरत को नहीं थी मुझे, लेकिन देख लो आपके लिए इतना भी करता हूँ मैं। आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते कि चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें। देखिए थीटा टी होता था। ठीक है, ये फॉर्म होती है टाइम डोमेन में, हमने लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन आपको पता, अगर मैं इसका लैप्लास ले लेता हूँ तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। तो डेरिवेटिव की डिग्री जो है वही फ्रीक्वेंसी डोमेन के एस को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो एस का स्केयर आ जाएगा और थीटा ऑफ एस, एस से ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से आ जाएगा एस स्केयर जे। ठीक है, उसके बाद जो डैम्पर होता है, डैम्पर का बच्चों ये होता है हमारे पास इक्वेशन देखें, ये डैम्पर है ना, डैम्पर के ऊपर भी यही एंगल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे कोई और मतलब कि बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो दैट्स व्हाई डैम्पर का ये होता है हमारे पास फार्मूला, डैम्पनेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, सिंपल। तो देखो इस लिहाज से अगर मैं करूँ तो आपको डेरिवेटिव की डिग्री 1 नजर आ रही है, तो लिहाजा ये आ जाएगा एस डी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और जो के होता है बच्चों, ये के कांस्टेंट होता है, इसके साथ ना थीटा की डिग्री, थीटा नहीं आता, सिंपल बस के होता है, यानी कि थीटा की पावर 0 होती है, यानी कि डेरिवेटिव की पावर 0 होती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। के साथ सॉरी थीटा आता है, माजरत यार मैं भी काफ़ी देर से उसको रीड आउट नहीं कर सका तो मुझे याद नहीं रहा। के सिंपल थीटा होता है। देखो डेरिवेटिव की डिग्री 0 है, लिहाजा एस की पावर 0 इसके साथ आती होती है और ऐसे के आ जाता होता है। ठीक है, तो साथ में थीटा ऑफ एस लिखा जाता है, बस ये 1 हो गया तो सिंपल के ही आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा गौर करें, ये थीटा ऑफ एस इन सब में से मैंने कॉमन निकाल के रखा हुआ है, बस इतना फ़र्क है यहाँ पे। अब देखो इसके अलावा कोई थीटा है यहाँ पे हमारी शक्ल के अंदर नहीं है ना,
ना। तो लिहाजा इज इक्वल टू, अब हमने अप्लाइड टार्क लिखना है, कोई यहाँ पे अप्लाइड इस हमारी जिस बॉडी के ऊपर बात हम कर रहे हैं, हम जे की इस बॉडी की बात कर रहे थे, बॉडी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन लिखनी होती है। अब देखो ये बच्चे जे है ना बॉडी, अगर लेट से दो बॉडीज होती तो एक को नाम दिया गया होता J1, दूसरी को J2, तो J1 के ऊपर θ1 उसका एंगल होता है, यानी वो जितनी मूवमेंट करती है, और J2 का θ2 होता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक और थीटा यहाँ पे आता। अभी हमने J के लिए इक्वेशन लिखी है, इसी वजह से उसका थीटा हमने पॉजिटिव रखा है, यानी कि उसका एंगुलर डिस्टेंस पॉजिटिव रखा है, दूसरी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, डेट्स उसका थीटा आया ही नहीं। उसके बाद आपने ना इस साइड पे लिखना होता है अप्लाइड टार्क, अगर आपकी उसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है टार्क जिसके लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो, तो आपने इस साइड पे लिखना होता है, अदरवाइज जीरो लिख देते हो। तो देखो टार्क इसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, यहीं से टार्क अप्लाई करके इसको घुमाया जा रहा है, तो इसके ऊपर टार्क अप्लाई हो रहा है, ये सिंपल टी ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम डोमेन इसके साथ देखो बच्चों कोई डेरिवेटिव नहीं है टी के साथ, तो इसका अगर मैं यानी कि लैपलास लिखता हूँ तो टी ऑफ एस बस लिख दिया जाएगा। अब आपके सामने ये देखो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा थीटा ऑफ एस, टार्क को उठा के मैं इधर बटे में ले आता हूं, ठीक है। तो उधर सिर्फ 1 रह गया था ना बच्चों, तो 1 के बटे में ये पूरी इक्वेशन उठ के चली गई। देखो क्या आ गया, जे को मैं शुरू में ऐसे लिख देता हूं, जे एस स्क्वायर प्लस डी एस, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके वो यार जिसके साथ हमने ना यानी ये करना है ना, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब बच्चों अगर गेन के लिए जो इक्वेशन लिखनी है उससे पहले काम मैं करता हूँ, देखें आपको याद होगा यहाँ पे मैं ना ज़रा आपको वो इक्वेशन याद करवाता हूँ। देखें जी ऑफ एस, ये आपको याद है जब हमने यानी कि ये देखें ना, अगर मुझे जे डी वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना, तो मुझे इन वैल्यूज़ के लिए पता क्या चाहिए होगा मुझे इन वैल्यूज़ के लिए बच्चों जीटा और उसके बाद ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए ना आपको ये इक्वेशन याद होगी जो मैंने आपको बताई थी कि इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ओमेगा एन का स्क्वायर ओवर एस का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और यही तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, और क्या चीज़ है, प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये असल इसकी फॉर्म होती है। अब जरा गौर करें, इससे कंपेयर करके देखें, अभी ये इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं आई, जी ऑफ एस तो बन चुका हुआ है, बट देखो यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ कोई चीज़ नहीं है, यानी कि 1 है। 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को जे से डिवाइड करते हैं। मतलब आप अभी मेरी ना बात समझे नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ देखें मैं क्या करता हूं बच्चों, इस तरह से देखें 1, इन सब में से मैं जे कॉमन ले लेता हूं ताकि यहाँ पे जे ना, यानी कि यहाँ पे इसके साथ 1 आ जाए, बस यहाँ पे 1 बनाना, बाकी सब कुछ ठीक है। जे कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, देखो अंदर आ गया यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जे कॉमन निकल गए। अब इसके साथ जे मौजूद नहीं था, सिर्फ यानी कि ऊपर जे नहीं है, तो डी को जे से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी इसके बटे में भी ऐसे जे आया था, बस वो उस जे के साथ काट गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी के बटे में जे आ गया। देखें ये आपके पास इक्वेशन ऐसे कुछ आ रही है। अब मैं इसको जी ऑफ एस की फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखें कैसे आ जाएगा, जी ऑफ एस इज इक्वल टू, बच्चों देखो ये 1 ओवर जे है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर जे डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 1 ओवर जे बटे का बटा नीचे आ जाता है, यानी कि नॉमिनेटर का जो बटा होता है वो बटा ही होता है, तो वो नीचे आ जाता होता। अब आप इसको इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, देखें ये आपके पास फॉर्म बन गई, ठीक है। अब जरा गौर करें, मैंने आपको कहा था कई प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ऊपर हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर ही पड़ा हो। देखो जरा डिफरेंस आ गया, ऊपर 1 ओवर जे है, नीचे के ओवर जे है। अब हम ये नहीं जानते कि के की क्या वैल्यू होगी जिससे यानी ये इक्वेशन यानी कि कह लो वेरीफाई हो पाएगी, यानी कि कह लो ये खुद को प्रूव कर सके, ठीक है। ऐसा अभी हम नहीं जानते तो मैंने आपको बोला था हमेशा आपने ना जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर्स की इक्वेशन से कंपेयर करना है, यानी ये डिनोमिनेटर से कंपेयर करना। तो देखो अब मैं अगर कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो मेरे पास 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है, 2 जीटा ओमेगा एन। इस इक्वेशन में कहाँ इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, डी ओवर जे, तो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे देखो, तो ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे के ओवर जे के, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा एन का लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट दोनों साइड पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी अंडर रूट आया, यहाँ पे भी अंडर रूट आया, तो ओमेगा एन की यही आ गई, यानी कि फॉर्म अभी के ओवर जे। अब मुझे के की वैल्यू बच्चों पता है, बट डी और जे की वैल्यू नहीं पता। के की वैल्यू देखें ये उन्होंने 5 दी हुई है, ये यूनिट को छोड़ दो, सिर्फ 5 आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन मसला यहाँ पे अब यही है। मैं अब आपको ना कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका काम थोड़ा ईजी होगा, जिससे हम यानी इसको आगे चला सकेंगे, इस क्वेश्चन को आगे चल सकेंगे इसके साथ। देखें ज़रा गौर कीजिएगा। अब बच्चों ओवरशूट की वैल्यू हमें पता है, ओवरशूट का फार्मूला आपको याद है, परसेंटेज ओवरशूट का फार्मूला नहीं, मैं सिंपल ओवरशूट का फार्मूला मैंने आपको बताया था। परसेंटेज ओवरशूट के फार्मूले में से 100 को खत्म कर दे तो ओवरशूट का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो देखें ज़रा मैं आपको बताता हूँ सिंपल, आपको पहले ना सेटलिंग टाइम का फार्मूला याद होना चाहिए। देखें सेटलिंग टाइम का बच्चों हमारे पास फार्मूला था, सेटलिंग टाइम, देखें सेटलिंग मीन्स
एस से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सिग्मा इंक्लूड होगा, याद है ना। सिग्मा मतलब कि इसके बटे में सिग्मा था फार्मूले के, और ऊपर 4 आता है। ये चीज़ आप सबको याद होनी चाहिए, कितना सिंपल है। तो अब यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट जरा करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें जरा मैं रिप्लेसमेंट करने लगा, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, उसको उठा के नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर मल्टीप्लाई टाइप फॉर्म में, अगर इसको इधर उठा के लो तो इधर डिवाइड होने वाला है। तो देखो सिग्मा डी उधर चला गया, सिग्मा डी इज इक्वल टू आ गया बच्चों 4 डिवाइडेड बाई टी एस, ठीक है। और 4 डिवाइडेड बाई टी एस की कितनी वैल्यू दी गई हुई है, ये देखें सेटलिंग टाइम ऑफ 2 सेकंड, यानी ये 2 सेकंड दी गई हुई थी, तो 2 आ गया इसके बटे में। अब देखें आपको याद होगा बच्चों, सिग्मा डी हमारे पास किसके बराबर होता है, सिग्मा डी हमारे पास बराबर होता है, क्या नाम था यार उसका, सिग्मा डी हमारे पास बराबर था, ये इक्वेशन यार आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बेसिक आपके लिए लाजमी याद रखता हूँ। देखें एस इज इक्वल टू था हमारे पास बच्चों माइनस सिग्मा डी प्लस माइनस, इस इक्वेशन से मैंने आपको बोला था याद रखिएगा, ओमेगा डी, ये होती है असल बेसिक इक्वेशन। लेकिन इससे ऊपर जो रूट वाली इक्वेशन आई होती है, जो हम इसको मतलब के सॉल्व करके बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हासिल करते हैं, वो ये होती है। देखें वो थी हमारे पास माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्केयर, याद है ना, ये वो इक्वेशन थी। तो अगर आप जरा गौर करो तो सिग्मा डी फिर किसके इक्वल हुआ, जीटा ओमेगा एन के, ये आपको याद रखना पड़ता है, लेकिन आपको मैं ना आपको इजी रखने के लिए ऐसे याद रखवाता हूँ। देखिए फिर यहाँ पे आ गया सिग्मा ओमेगा एन, यहाँ पे ये जो सिग्मा था ना इसकी जगह आ गया जीटा ओमेगा एन। सॉरी यार, ये मेरा जीटा और ना सिग्मा एक लफ्ज़ जो है ना मिलता जुलता बार बार मैं कह जाता हूँ, तो बच्चों उसके लिए मुझे ना माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यार बस कह लें इग्नोर कर दे मुझे। तो देखें अब यहाँ पे अब जरा गौर करो, 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 2, यानी कि अगर अभी हमें ये नहीं पता कि जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू क्या है, बट इतना पता चल रहा है कि जीटा और ओमेगा एन दोनों को कंपेयर करें तो 2 वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अब मैं ना आपके लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखें और सिंप्लीफाई आपके लिए कैसे किया जा सकता है जी। देखो बच्चों यार ओवरशूट की वैल्यू आपको पता ना, इसको भी ना इसको एज आ इक्वेशन 1 के नाम से छोड़ दो, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे हमारे कुछ काम आएगा, ठीक है। इसको ऐसे रख के छोड़ दो, अभी मुझे पता नहीं ये काम आएगा भी कि नहीं, पर मैंने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया। अब ओवरशूट का फार्मूला आपके सामने मैं प्रेजेंट करने लगा, सिंपल ओवरशूट का, जो कि था ई की पावर माइनस पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा, फिर से क्या कहूँ पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्केयर, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो परसेंटेज आ जाएगी साथ में, तो वो ज़रूरत नहीं है। बच्चों देखो मुझे जीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी आप देखो इस इक्वेशन में बाकी सारे यानी कि वो क्या है, नाउन वैल्यूज़ हैं। कैसे, पाई एक कांस्टेंट है, वो तो हमें वैसे ही पता होता है। उसके बाद ओएस की बात करो तो वो हमें ऑलरेडी पता है, ये हमें दिया गया हुआ है 0.2, तो यहाँ से मैं जीटा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी हेल्प करेगा, पता कैसे, देखें दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दो, आपने जीटा के लिए पहले इक्वेशन तैयार करनी है, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग की ये प्रॉपर्टी है, जिस चीज़ का भी नेचुरल लॉग होता है अगर उसकी कोई पावर हो तो वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे होगा लॉग ओ एस एज इट एज पड़ा होगा, बट ये क्या होगा, देखो ये टर्म जो है ये आपको जो नजर आ रही है ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्केयर, ठीक है बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा। तो देखो आगे मैंने लॉग ऑफ ई क्यों नहीं लिखा, देखें लॉग ऑफ ई इसके आगे ही लिखा होगा ऐसे, चलो लिख देता हूँ एक दफ़ा। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, मैथ कहता है कि लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई, एक्सपोनेंशियल का जो नेचुरल लॉग होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, दैट्स वाई मैंने इसको नहीं लिखना था, लेकिन मैंने आपके लिए एक दफ़ा एक मरतबा लिख दिया। अब यार ओ एस की वैल्यू आपको पता है ना, तो ओ एस की जो वैल्यू है ना उसका पहले ही लॉग रख के यानी कि जो वैल्यू आती है वो लिख दो यार। देखो लॉग ऑफ 0.2, क्योंकि ओ एस की वैल्यू हमारे पास 0.2 है, वो देखें वो लिखी हुई है, तो 0.2 का ना नेचुरल लॉग पहले ही लेके रख लो, जो कि देखें मेरे पास आ रहा है -1.61, लेकिन -1.6 ही लिख दो, इतना ही बहुत है। तो ये मेरे पास आ गया, देखो बच्चों ये आएगा, देखो ज़रा -1.6 माइनस माइनस दोनों तरफ से काट जाएगा। चलो यार एक दफ़ा लिख देता हूँ आपके लिए, -1.6 आया, ठीक है। देखो ज़रा गौर करना, ये आया था -1.6 इज इक्वल टू है मेरे पास माइनस पाई बाई, ये आपका सारा यानी सॉल्व हो रहा है अभी, जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्केयर, ठीक है। लॉग ऑफ ये आपको पता है 1 पुट हो गया से, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, अब हम क्या करेंगे, देखें ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब यार पता है आप क्या करो, अब यार आपको थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में रखने के लिए बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बेहतरी लाने की, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो देखो अभी भी हम जीटा की मतलब की इक्वेशन नहीं बना पा रहे, अभी हम पता नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखें
ये जो पाई ओवर दिस फॉर्म है ना, इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं, तो देखो क्या होगा, या उससे भी कुछ बेटर है बच्चे, उससे भी एक बेटर पॉइंट ये है, देखो हम पता क्या करते हैं, पाई को उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं, ठीक है, तो पाई इधर आके डिवाइड हो गया क्योंकि उधर पाई मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, और इधर सिर्फ रह गया जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्केयर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड्स पे स्केयर अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि दोनों साइड का स्केयर ले लेता हूँ, तो स्केयर लेने से इस वैल्यू का भी ऐसे होल स्केयर आ जाएगा और इस वैल्यू का भी ऐसे होल स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया, इतनी समझ में आ गई। तो देखो फिर क्या होता है, अब इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करके देखो ये क्या कांस्टेंट बनता है, 1.6 डिवाइडेड बाय पाई, इसका आप स्केयर ले लेते हैं, तो देखो ये मेरे पास आ रहा है 0.2526 कह लो, ठीक है, 0.26 आ रहा है ये मेरे पास 0.26 आ गया। तो देखो बच्चों, इधर जब मैंने स्केयर अप्लाई किया होगा, ये मैं एक स्टेप इसका ना इस साइड का बस लिख रहा हूँ, देखो इस तरफ जब स्केयर लिया होगा तो यहाँ पे आ गया होगा जीटा का स्केयर, ठीक है, ये कह लें वही ए जो जी चल रही है, यानी कि अभी तक हम जीटा को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जीटा का स्केयर आ गया, ठीक है, और इस साइड पे नीचे देखो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 1 माइनस जीटा स्केयर रह गया, ठीक है, ऐसे। अब ये जो टर्म नीचे यानी डिवाइड हो रही थी इस साइड पे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 0.26 से ये 1 माइनस जीटा स्केयर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और इधर सिर्फ जीटा स्केयर अवेलेबल है। तो अब ये हमारे मतलब के कैसे काम आएगा, देखें बच्चों, ये जो माइनस जीटा स्केयर है ना, ये बाहर जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, देखो ये आ गया इस तरह से 0.26, ठीक है, और जब ये माइनस जीटा स्केयर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.26 जीटा का स्केयर इज इक्वल टू जीटा का स्केयर। तो देखो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे। अब ये जो बाकी के स्टेप है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखें ये जो रकम है कांस्टेंट इधर ही रह गया, ये वेरिएबल वाली फॉर्म दूसरी तरफ चली गई, तो देखो जीटा स्केयर में आके जमा हो गया 0.26 जीटा स्केयर, ठीक है, क्योंकि उधर माइनस हो रहा था, इधर आके जमा हो गया, और इज इक्वल टू 0.26। अब देखो ये बन जाएगा बच्चों, इसको ना आप जरा देखें, इसके साथ 1 है उसके साथ 0.26 है, वैल्यू सेम है, यानी कि ऐसे है कि 1 में जमा हो रहा है 0.26। अगर आप कॉमन ले लो यार जीटा फिर भी आप समझते हो, लेकिन जिनको मैथ में समझ में आता है ना मैथ, वो समझते हैं कि वो इस चीज़ को समझता है, जीटा स्केयर के साथ भी अगर 1 और यहाँ पे भी जीटा वाली रकम है, ये ऐसे, या जीटा एक वेरिएबल है, जैसे a + 2a हो रहा है, ये ऐसे है, ठीक है, ये 1 यानी कि a + 0.26a हो रहा है, ठीक है, तो यानी आएगा तो आंसर यही। तो ये बच्चों क्या आएगा, देखो 1 + 0.26 यानी ये आ जाएगा 1.26, ठीक है, यानी कि जब ये दोनों जमा हो जाएंगे तो 1.26 जीटा स्केयर तो हमें चाहिए, तो लिहाजा जीटा स्केयर इधर ही रह जाएगा, जो इसके साथ 1.26 आया हुआ है ना, वो दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, देखो 0.26 डिवाइडेड बाय 1.26, और एट द लास्ट अब आपके पास जीटा का आंसर आएगा। देखिए कैसे, मैं दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके पास अब जीटा आने लगा। देखें क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया बच्चों, माजरत, पर यार ये है ही इस तरह का, तो फिर आप क्या कर सकते थे। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ रहा है 0.45, ठीक है जी, जीटा की वैल्यू आ गई। अब जीटा की मदद से आप ओमेगा एन की वैल्यू निकालें, ओमेगा एन आपको मिलेगा, तो फिर दूसरी तरफ भी हम बढ़ सकेंगे, इतना मसला नहीं रह जाएगा। तो देखो ज़रा मुझे ओमेगा एन की वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे के की वैल्यू मुझे मालूम है, जे मैं मालूम कर पाऊँगा, यानी कि मेरा काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो देखो बच्चों यार मैं आपको करके दिखाने लगा, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं जीटा की वैल्यू मुझे मालूम हो गया ना, अब ये इक्वेशन 1 की मदद से मैं ओमेगा एन की वैल्यू निकालने लगा। देखो ओमेगा एन इधर ही रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 के बटे में चला गया जीटा, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय जीटा की वैल्यू जो कि 0.45 है, तो यहाँ से मुझे ओमेगा एन की वैल्यू मिलने लगी है। देखें तो 2 को डिवाइड करते हैं 0.45 से, तो ये बच्चों आता है 4.4, ठीक है जी, ओमेगा एन की आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपने बस फाइंड आउट करनी है जे और डी की वैल्यू। आप क्या करो, यहाँ पे ना ये देखो जे और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे ओमेगा एन, यहाँ से ना आप जे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें ओमेगा एन की आपको वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, बस जे की वैल्यू नहीं पता, तो आप इस इक्वेशन से जे की वैल्यू पता कर सकते हो। तो देखो क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा, देखो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ओवर जे, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ, तो इस साइड पे आ जाएगा ओमेगा एन की वैल्यू का स्केयर, और इस साइड पे सिंपल देखो स्केयर लेने की वजह से ये देखो मैंने दोनों तरफ स्केयर अप्लाई किया, ठीक है, इसका यहाँ से अंडर रूट पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ओमेगा एन स्केयर आ गया, और इस तरफ रह गया के ओवर जे,
जे की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, जे उधर चला गया, ठीक है, और ओमेगा एन स्केयर बटे में आ गया, तो जे इज इक्वल टू आ गया के डिवाइडेड बाय ओमेगा एन का स्केयर। आप वैल्यूज पुट कर दो। देखो के की वैल्यू आपके पास थी 5, जो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, ये देखें 5 वैल्यू है, तो ये आ जाएगा देखो सिंपल 5 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन की वैल्यू 4.4 का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपको मिलने लगी है वैल्यू, देखें 5 डिवाइडेड बाय 4.4 का स्केयर है, तो ये आती है बच्चों 0.26। जे की वैल्यू आती है बच्चों 0.26, ठीक है। और इसका यार मुझे यूनिट अभी याद नहीं है, जे की वैल्यू का यूनिट था न्यूटन मीटर स्केयर कहते थे शायद। चलो मैं एक दफ़ा ऊपर से ही देख लेता हूँ, मेरे पास यानी वो अवेलेबल है लैपटॉप पे, अभी ओपन ही है। तो बच्चों इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्केयर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्केयर। यूनिट मुझे भूल गया था इसमें, इसका असल में किलोग्राम मीटर स्केयर इसका यूनिट होता है जे का, ठीक है। तो ये आपके पास जे की वैल्यू आ गई। अब बस डी की वैल्यू फाइंड आउट करना रह गया। तो देखें वो कितना सिंपल होगा, ये देखें आपके सामने है, ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, ये देखो जे की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये अब देखो बच्चों डी इधर ही रह जाएगा, ठीक है, डी इधर ही रह जाएगा, जे उधर जाके ज़रब खा जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो डी इज इक्वल टू, आपने इसको ना इस तरह से ना ऐसे बॉक्स में रखिएगा जो आपका आंसर है एग्जैक्ट, जो आपने फाइंड आउट करना था, ताकि आपके उस्ताद को पता हो कि कहाँ पे क्या फाइंड आउट किया गया बच्चे की तरफ से, ठीक है। तो देखो डी इधर ही रह गया, जे उधर जाके ज़रब खा गया, तो ये आ गया 2j जीटा ओमेगा एन। वैल्यूज सबकी पुट कर दो। 2 इंटू जे की कितनी वैल्यू है, जे की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे हमने निकाली है अभी 0.26 जीटा ओमेगा एन। जीटा ओमेगा एन बच्चों देखो इनको अलग-अलग पुट करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने ऑलरेडी एक इक्वेशन बनाई थी इसकी, जीटा ओमेगा एन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ये हमें पहले ही पता है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.26, तो देखो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.04। और इसका यूनिट मुझे बच्चों पता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।